diseases, lung cancer, emphysema, premature deaths, asthma attack, worsened COPD symptoms, lung tissue swelling and irritations, shortness of breath, depletion of ozone layer, danger to marine and wildlife. Only 10 years left to prevent irreversible damage from climate change. But did we change our life when scientists told us we only have 10 years left or we will face consequences much bigger than those of COVID-19? एयर पॉल्यूशन, जो अब सिर्फ ईवीएस की बुक्स तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि अब ये ग्लोबली फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन चुका है। यूएस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ग्लोबली 67 लाख डेथ्स एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई हैं। सिर्फ चाइना में ये पारा 18 लाख तक पहुंच चुका है और हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 16 लाख फैटेलिटीज ऑब्जर्व की गई हैं। यानी अगर सिर्फ इन दो कंट्रीज की डेथ काउंट मिला दी जाए तो वो ग्लोबल डेथ्स के आधे से भी ज़्यादा होंगी। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 को साइन किया है एंड ओइंग टू दिस ऑर्डिनेंस एनसीआर में एयर पोल्यूशन को ट्रैक करने के लिए और उसे रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशल कमीशन सेटअप किया है। मीनवाइल नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की एक एनालिसिस के हिसाब से दिल्ली को PM10 कॉन्सेंट्रेशंस में मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट बताया गया है। सिर्फ दिल्ली ही क्यों, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट ईयर पूरे इंडिया में हाईएस्ट एनुअल एवरेज PM2.5 कॉन्सेंट्रेशंस रिकॉर्ड किए हैं। और तो और 20 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से पास्ट 10 ईयर्स में इंडिया के O3 कॉन्सेंट्रेशंस में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब रिपोर्ट्स के मुताबिक 674 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियंस 2030 तक हाईली पॉल्यूटेड एयर में सांस लेंगे, विच मेक्स पॉल्यूशन अ मेजर थ्रेट टू मेजॉरिटी ऑफ लाइव्स इन इंडिया, जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले एरिया हैं इंडो-गैंगेटिक प्लेन, कवरिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो क्या हमारी कंट्री में पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई? ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट को हमारा फंडामेंटल राइट बनाता है। साथ ही एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट को DPSPs के अंडर स्टेट के लिए ऑब्लिगेशन और हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को 1980 में स्टैब्लिश किया गया, जो कि 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बनी। इसके अलावा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 लाया गया, जिसे एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की तरह माना जाता है, as it fills many lacunae in the existing legislations. There are many initiatives by the government, like early implementation of BS6 norms, Green India Mission, electric vehicle, Grab Delhi, ban on diesel vehicle and crackers, उज्ज्वला योजना, जिसमें BPL फैमिलीज को सब्सिडाइज्ड LPG कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट की ऑड इवन पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी प्लान्स, स्मार्ट सिटी अमृत और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। पर क्या किसी ने सोचा है कि हमें एयर पॉल्यूशन की अलार्मिंग रेट इन्हीं दिनों में देखने को क्यों मिलती है? सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनपुट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। डस्ट, जो कि 56% तक कंट्रीब्यूट करता है PM10 कॉन्सेंट्रेशंस में। वही कलर पॉल्यूशन, जो 20% कंट्रीब्यूट करता है PM2.5 कॉन्सेंट्रेशंस में। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। Greenpeace report from 2019 has found that India was the largest emitter of SO2 in the world due to burning of coal. इसके अलावा बहुत सी वेदर एंड लोकल कंडीशंस भी जिम्मेदार है, जिसमें विंड डायरेक्शंस, क्योंकि अक्टूबर यूजुअली रिट्रीटिंग मानसून का समय होता है। इसकी वजह से जो विंड्स का डायरेक्शन है ये ईस्टर्ली ना होकर नॉर्थ वेस्टर्ली होता है। तो जो भी स्टॉर्म्स नॉर्थ वेस्ट साइड्स यानी कि राजस्थान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आती हैं, कि अपने साथ डस्ट लेकर आती हैं। और क्योंकि दिल्ली की 72% ऑफ विंटर्स नॉर्थ वेस्टर्ली होती हैं, इसलिए इसमें जो भी विंड्स रहती हैं ये अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट कैरी करती हैं। उसके अलावा डिपेंड टेम्परेचर और विंड स्पीड के कारण यहाँ के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये एयर में ट्रैप होकर रह जाते हैं और ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाते। इसके अलावा स्टबल बर्निंग, जो कि 17 से 26% तक पर्टिकुलर मैटर को कंट्रीब्यूट करता है इन विंटर्स इन दिल्ली। स्टबल बर्निंग काफ़ी समय से पैडी स्टबल से छुटकारा पाने के लिए एक आसान और सस्ता तरीका माना जाता है। पर अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन भी ज़रूर है,
जैसे कि स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए टर्बो हैप्पी सीडर का यूज प्रमोट करना, फार्म मशीनरी बैंक स्टैब्लिश करना, फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, म्यूनिसिपल प्लानिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेंथनिंग द लेजिस्लेशन। यूनाइटेड स्टेट्स के क्लीन एयर एक्ट 1963 ने ये साबित कर दिया है कि पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों साथ में किए जा सकते हैं। इंडिया में एयर पॉल्यूशन इसलिए कर्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि लेजिस्लेशंस तो हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं होता है। साथ ही में इंडियन पॉलिसी मेकर्स एयर पॉल्यूशन के एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट्स को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो अपनी पॉलिसीज में हेल्थ इफेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते ही नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कलेक्टिव ड्यूटी है। सिर्फ गवर्नमेंट के लॉ बनाने से, उनके इम्प्लीमेंटेशन से या किसी की पराली ना जलाने से ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं होगी। जैसे कि हमने देखा कि करंट वेदर कंडीशंस के चलते नॉर्थ इंडिया में एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। ऑल्सो ये सीज़न बहुत सारे फेस्टिवल्स का भी होता है जिसमें व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट्स का फ्रिक्वेंट यूज़ होता है। फायरवर्क्स, क्रैकर्स भी बड़ी मात्रा में जलाए जाते हैं। हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेस अमाउंट में क्रैकर्स बर्न करना गलत ही है। बट क्योंकि अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस और पैंडमिक की वजह से प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती हैं, इसलिए हमें अपने सेंटिमेंट्स को साइड में रखकर प्रूडेंटली सोचना पड़ेगा। Hey viewers, if you like this video, then please like and share it and do let us know about it in the comment section. And yes, don't forget to subscribe to our YouTube channel. See you in the next video. Till then, stay healthy, stay safe.